चलिए गाइस, आप सभी लोगों का फिर एक बार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड चैप्टर 4 के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज चैप्टर 4 को, जो कि सेक्शन 12 से लेकर 29 तक डिस्कस किया गया। तो चलिए बिना डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 4 जो रिलेटेड है यहाँ पर नजर डालिए। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ, अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया। जो रिलीफ के लिए ऑर्डर प्राप्त करना हो तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, इसके संबंध में हमें आपको बताना है। तो चलिए क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 12 पर एक नजर डालिए। सेक्शन 12 जो रिलेटेड है यहाँ पर एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट को आवेदन। सेक्शन 13 में हम बात करेंगे सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि सूचना की सामने से रिलेटेड। सेक्शन 14 में आज हम पढ़ने वाले हैं काउंसलिंग, यानी कि परामर्श से रिलेटेड। और सेक्शन 15 में यहाँ बात की गई है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, जो वेलफेयर एक्सपर्ट हैं कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। सेक्शन 16 में हम यहाँ बात करेंगे प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा, यानी कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। और सेक्शन 17 पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राइट टू रिसाइड इन अ शेयर हाउस होल्ड, यानी कि साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। और सेक्शन 18 में हम बात करेंगे यहाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर की, संरक्षण आदेश की। सेक्शन 19 में बात करेंगे रेजिडेंस ऑर्डर, यानी कि निवास आदेश की। और सेक्शन 20 पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मॉनेटरी रिलीफ की, यानी कि जमीन कोर्ट की। सेक्शन 21 में हम बात करेंगे कस्टडी ऑर्डर की, यानी कि अभिरक्षा आदेश की। और सेक्शन 22 में बात करेंगे कंपनसेशन ऑर्डर, यानी कि फिक्सचर आदेश की। और सेक्शन 23 में बात करते हैं पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड पार्टी ऑर्डर, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। सेक्शन 23 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिकल कितना मिलेगा सेक्शन 23 से पढ़ें। सेक्शन 24 पर एक बार नजर डालिए जल्दी से। सेक्शन 24 में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। सेक्शन 25 में हम यहाँ पर देखेंगे बात की गई है ड्यूरेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर, यानी आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन। सेक्शन 26 में हम बात करेंगे यहाँ पर रिलीफ इन ऑर्डर सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुरोध। सेक्शन 27 पर नजर डालिए, यहाँ ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकारता की बात करेंगे। सेक्शन 28 में प्रोसीजर एंड प्रक्रिया की, सेक्शन 29 में अपील की बात की गई है और इससे रिलेटेड ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में चलते हैं सीधे डायरेक्ट की तरफ। सेक्शन 12 में देखिए एक बार क्या प्रोविजन किए गए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चैप्टर 4 और सेक्शन 12 यहाँ पर हमने अप्लाइड किया है। सभी को शो हो रहा है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, मजिस्ट्रेट को आवेदन, चैप्टर जो 4 आप पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड है अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की नियम की प्रोसेस क्या है उससे संबंधित। सेक्शन 12 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की है मजिस्ट्रेट को आवेदन का सेक्शन 1 पर एक बार नजर डालते हैं। कोई व्यतीत व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यतीत व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, देखिए 3 लोगों की बात की गई। फर्स्ट व्यतीत व्यक्ति, दूसरा संरक्षण अधिकारी या व्यतीत व्यक्ति की ओर से कोई भी थर्ड पर्सन। इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब जो व्यतीत व्यक्ति है उसकी तरफ से तो संरक्षण अधिकारी या व्यतीत व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर आवेदन दे सकता है, मजिस्ट्रेट में केस फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। ध्यान दीजिएगा, कहा गया परंतु मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले किसी संरक्षण अधिकारी
या फिर सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा। तो पहले मजिस्ट्रेट विचार करेगा, इसके बाद ही आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो लोग भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, जो कि सेक्शन 12 से लेकर के 29 तक डिफाइन किए गए। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स और रिलीफ। सेक्शन 12 पर नजर डालिए। एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट सब क्लोज फर्स्ट। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 12 का सब क्लोज फर्स्ट। यहाँ बात की गई एन अग्रीव्ड पर्सन और आ प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन। तो तीन लोग यहाँ पर, तीनों में से कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट को। जैसे कि यहाँ देखेंगे सबसे पहले अग्रीव्ड पर्सन नंबर 1, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफिसर, थर्ड यहाँ पर कोई भी अदर पर्सन बिहाफ ऑफ अग्रीव्ड पर्सन may present an application to the magistrate seeking one or more relief under this act। कितने, कोई भी अगर एक रिलीफ चाहते हैं या एक से अधिक रिलीफ चाहते हैं, इससे संबंधित जितने भी हैं यहाँ पर तीनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। परंतु यहाँ बात की गई है प्रोवाइडेड दैट पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पर ऑर्डर पास करने से पहले द मजिस्ट्रेट shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider। या तो किसी सर्विस प्रोवाइडर से या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर से जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है उस पर मजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एक बार विचार करेंगे, इसके बाद ही आगे उसे प्रोसेस में लेके आएंगे। देखिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा। सब क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 का सब क्लोज 2, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर उपधारा 1 के अधीन स्थित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्याशी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकार या नुकसान के लिए बाद संस्कृत करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी प्रतिकर या नुकसान के समुदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसको मैं दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार समझिएगा इसको। कहा गया कि उपधारा 1 में आपने ऊपर पढ़ा कि 3 लोग हैं जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। स्वयं अग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो दत्तक व्यक्ति है वो, या कोई संरक्षण अधिकारी, या फिर उसकी तरफ से कोई भी दूसरा व्यक्ति भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो वहाँ क्या कहा गया कि उपधारा 1 के अधीन स्थित किसी अनुतोष में जो रिलीफ मांगा गया है, जो चाहा गया है, उसमें वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्याशी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए बाद संस्कृत करने के ऐसे प्रतिकर के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। देखिए, तो जहाँ पर घरेलू हिंसा की गई तो कुछ और नुकसान भी किया गया होगा, कोई और क्षति की गई है, जैसे की गई है ना यहाँ पर कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए कोई बाद संस्कृत करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी प्रतिकर या नुकसान के समुदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है, तो उसमें ये भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगला जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परंतु जहाँ किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, देखिए कहा गया कि परंतु जहाँ किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है, जो व्यथित व्यक्ति है उसके पक्ष में कोई भी डिक्री पारित की गई है, यदि इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेह है, तो ऐसे डिक्री के अधीन संदेह रकम के विरुद्ध मुद्रा होगी। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह डिक्री इस प्रकार मुद्रा किए जाने के पश्चात
अतिशेष रकम के लिए यदि कोई हो तो निष्पादित की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझिए, मुद्रा का मतलब क्या होता है। मुद्रा आप समझिए सेट ऑफ को कहा जाता है कि जितना पहले किसी चीज के लिए भुगतान किया गया है तो उसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप सब क्लोज टू कर रहे हैं, सेक्शन 12 का सब क्लोज टू। उपधारा 1 के अधीन कोई भी जो रिलीफ मांगा गया या चाहा गया, इसका मतलब होता है चाहा गया, और उस अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्याशी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के लिए कोई भी या घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई कोई भी क्षति या कोई नुकसान हुआ था, उसके लिए अगर कोई केस रजिस्टर्ड किया गया, जैसे कि यहाँ लिखा बात संस्कृत करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी प्रतिकर या नुकसान के समुदाय के लिए आदेश जारी किया जाता है। तो वहां पर भी क्या कहा गया कि परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई, जो व्यथित व्यक्ति है उसके पक्ष में कोई प्रतिकर या नुकसानी जो हुई थी उसके रिलेटेड कोई भी उसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है, तो यदि इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदर्भित की गई है, अगर मजिस्ट्रेट ने पहले कोई आदेश किया, जैसे कभी कभी इंटरम रिलीफ कर देते हैं कि स्टार्टिंग में इन्हें 3,000 रुपये महीने या 5,000 रुपये महीने इनको पहले भुगतान किया जाए, बाकी सब जब आदेश केस फाइनल होने पर उस पर विचार किया जाएगा। तो 3,000 या 5,000 रुपये जो पहले दिलाए गए हैं और यहाँ पर जो प्रतिकर दिया गया उस प्रतिकर में से ये 5,000 रुपीज को माइनस कर लिया जाएगा, या फिर 3,000 दिए गए थे उनमें से कोई भी जितना भी दिया गया था उतना उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। फिर यहाँ बात की गई है, यह संदेह है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेह रकम के लिए के विरुद्ध मुद्रा होगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रतिकर दिलाया गया, कंपनसेशन दिलाया गया मान लीजिए 3 लाख रुपए, और स्टार्टिंग में 3 लाख तो बाद में यहाँ केस फाइनल के ड्यूरेशन में दिलाया गया प्रतिकर, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक आदेश किया था कि अभी तो इन्हें केवल 50,000 रुपये तुरंत भुगतान किया जाए, बाकी का केस के अधीन हो जाता है। तो जब केस फाइनल हुआ तो वहाँ 3 लाख रुपए का अगर जुर्माना किया गया तो यहाँ 50,000 रुपये पहले एडवांस दे दिए गए थे। केस स्टार्टिंग में कोई इंटरम रिलीफ दिया गया था तो ये 50,000 को 3 लाख में से माइनस कर दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है कि इसको मुद्रा कर लिया जाए। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर बात की गई और सिविल प्रति संहिता 1908 में एनपीसीसी में यह तथ्य समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में या कोई भी लॉ जो एट प्रेजेंट में लागू हो, किसी बात के होते हुए भी वह डिक्री इस प्रकार मुद्रा किए जाने के पश्चात अतिशेष रकम के लिए जो बची हुई रकम है यदि कोई हो तो उसके लिए निष्पादित की जाएगी। तो कहा गया कि अगर जैसे मान लीजिए 50,000 पहले दिला दिया गया था, 3 लाख रुपए का टोटल कंपनसेशन दिया गया, तो उसमें से 50,000 रुपये माइनस करके यानी 2,500 रुपए और बचे हुए हैं, तो इस रकम के लिए डिक्री को निष्पादित की जाएगी, फिर 2,500,000 रुपये और दिलाए जाए। जो इंग्लिश मीडियम की वो भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 का सब क्लोज टू। कहा गया था रिलीफ sought for under subsection first may include a relief for issuance of an order of payment of compensation or damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation or damage for the injuries caused by the act of domestic violence committed by the respondent। तो देखिए यहाँ पे जो आपने फर्स्ट में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन फाइल की गई और उसके बाद रिलीफ में यहाँ पर एक ऑर्डर इशू किया गया पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेज विदाउट प्रीजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन। फिर उसके बाद में क्या किया गया, देखिए इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेज फॉर द इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय द रेस्पोंडेंट। जो भी रेस्पोंडेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ था उसके एवज में कोई भी क्षति पूर्ति करने के लिए कोई आदेश पारित किया गया है, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। फिर आगे नेक्स्ट बात की गई प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिग्री फॉर एनी अमाउंट एज कंपनसेशन और डैमेज हैज बीन पास्ड बाय एनी कोर्ट इन फेवर ऑफ द अग्रीड पर्सन। कहा गया लेकिन वेयर अ डिग्री फॉर एनी अमाउंट एज compensation or damage has been passed by any court in favor of the aggrieved person, जो aggrieved person है उसके
टेबल में कोई भी डिग्री पास की गई है, कंपनसेशन से रिलेटेड एंड डैमेजेस से रिलेटेड। तो फिर द अमाउंट if any paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate under this act। अगर इस एक्ट के परसुएंस में कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर किया गया है या कोई अमाउंट पेड किया गया है तो फिर क्या होगा, सेल बी सेट ऑफ, जिसको आपने पढ़ा था मुद्रा, यानी कि मुद्रा कर लिया जाएगा। मुद्रा का मतलब ही यहाँ पर सेट ऑफ का होता है। अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिग्री एंड द डिग्री डिग्री सेल। देखो सबसे पहले आप बात समझिए कि जितना भी रिलीफ दिया गया उससे पहले कोई भी इंस्टेंट रिलीफ अगर दिया गया, कोई भी ऑर्डर दिलाया गया था, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि अगर 3 लाख रुपए का टोटल यहाँ पर कंपनसेशन दिलाया गया है, उसमें से 50,000 रुपीज पहले दिला दिए गए थे। स्टार्टिंग में जब केस रजिस्टर्ड हुआ तो मजिस्ट्रेट को लगा कि सिचुएशन में 50,000 रुपीज इन एडवांस में मिलना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन मिलेगा। तो फिर बाद में कितने का, 3 लाख का अगर कंपनसेशन टोटल मिलता है तो 50,000 रुपीज माइनस कर लिए जाएंगे, यानी कि जो ये प्रोसेस आप देख रहे हो सेट ऑफ की, यानी कि इसको सेट ऑफ कर लिया जाएगा। फिर बचा हुआ 2,000 2.5 लाख रुपए के लिए, यानी 2,50,000 रुपीज के लिए फिर डिग्री को प्रोसेस किया जाएगा और वो बिल्कुल कैसे होगा देखिए जाएगा, यानी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जब तक कि कुछ अंदर अन्यथा संदर्भित ना हो इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और एनी अदर लॉ, या तो सीपीसी में या किसी अदर लॉ में जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रेजेंट में एप्लीकेबल हो। फिर कहा गया बी एग्जीक्यूटेबल फॉर द बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कितना बचा, जब 3 लाख का कंपनसेशन दिया गया 2.5 लाख, तो फिर यहाँ पर इस एनी लेफ्ट आफ्टर सच सेट ऑफ, उस सेट ऑफ के बाद जितना बचा है उसके लिए डिग्री की प्रोसेस की जाएगी, यानी डिग्री का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। आगे नजर डालिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 सब क्लोज 3। यहाँ पर बात की गई एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन फर्स्ट shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed or as nearly as possible thereto। जो हिंदी मीडियम से बोल जरा एक बार नजर डालेंगे, देखिए यहाँ क्या कहा गया, उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाए या यथासंभव उसके निकटतम रूप में अंतर्भुक्त होगा। तो प्रत्येक आवेदन कैसे होगा देखिए ध्यान दीजिए, उपधारा 1 के अधीन कोई अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो वो एक निश्चित फॉर्मेट में यानी प्रारूप में होगा और ऐसी विशिष्टियां मीन्स उसमें जो घटनाओं का जो विवरण होगा, जो एप्लीकेशन बनाया जाए उसमें जो विवरण होगा वो उसमें वो सारी विशिष्टियां होंगी जो कि किसी अग्रीव्ड पर्सन के साथ घरेलू हिंसा में की गई और जैसा कि इसको प्रेस्क्राइब किया जाए वो सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड करते हैं। सब क्लोज नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 12 सब क्लोज नंबर 4। मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः 3 दिन से अधिक की नहीं हो। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 12 सब क्लोज 4 यहाँ पर बात की गई कि मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा, जो जब एप्लीकेशन रिसीव करेगा तो फर्स्ट डेट यहाँ लगाई जाएगी, जो कब से कितने दिन के बाद की नहीं होगी, तो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगी। तो 3 दिन के अंदर अंदर ही उनको सुनवाई करनी होगी जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की जाती है। टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, DIC कर लेना है, पूछा जा सकता है यहाँ सेक्शन याद कर लीजिए आप, सेक्शन 12 क्लोज 4। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 12 सब क्लोज 5। यहाँ पर बात की गई मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा। कितने दिन की अवधि के? 60 दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट।
वो उस धारा 1 के अधीन एप्लीकेशन फाइल की गई है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के सेक्शन 12 सब क्लोज 3, every application under subsection first shall be in such form and content such particulars as may be prescribed as nearly as possible thereto। तो आ गया कि एप्लीकेशन के फेवर अगर सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ गया कि shall be in such form and content such particulars, फॉर्म और कंटेंट जैसे प्रेस्क्राइब किए जाएं उस फॉर्मेट में यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबक्लोज नंबर 4 पर नजर डालिए, सेक्शन 12 सबक्लोज नंबर 4, द मजिस्ट्रेट shall fix the first date of hearing which shall not ordinarily be beyond 3 days। कितने बाद की नहीं होगी? 3 days के बाद की नहीं होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। जैसे कोर्ट में एप्लीकेशन रिसीव होती है उसके विद इन 3 डेज में यहाँ पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर फर्स्ट डेट सुनवाई के लिए फर्स्ट डेट फिक्स करेंगे, जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आप कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 12 ऑल सब क्लोज 5 पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 12 सब क्लोज 5 पर नजर डालते हैं। कहा गया द मजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब सेक्शन फर्स्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। देखिए यहाँ पर कहा गया कितने पीरियड में इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे? 60 डेज में निपटारा करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। कब से काउंट होगी? जो डेट फर्स्ट हियरिंग की थी उससे 60 डेज काउंट करेंगे, क्योंकि विद इन 60 डेज में हम उस केस को निपटारा करना होगा। ये सेक्शन आप 12 का सब क्लोज 5 पढ़ रहे हैं। चलिए इतना क्लियर है गाइस सभी को? तो एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज, फिर हम लोग सेक्शन 13 की तरफ चलते हैं।